हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है और इस हिस्ट्री की एनसीईआरटी के अंदर हमारे जो 11 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये 12th चैप्टर है इमारतें, चित्र और किताबें। यानी कि पहले के टाइम की जो बिल्डिंग्स थी या पहले कोई व्यक्ति था चित्रकार जिसने कोई एक स्पेशल चित्र बनाया और कोई एक लेखक था या कवि था जिसने कोई एक बुक लिखी, तो उन सब चीज़ों के अंदर मेन क्या चीज़ है वो ये सारी चीज़ें लिखी गई। लेकिन ये सारी चीज़ें किस विषय के ऊपर लिखी गई हैं, इस चीज़ को लेकर इसके अंदर क्वेश्चन पुट किया गया है। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर ही इस बात के ऊपर बेस है। ये हमारा इसके अंदर लास्ट चैप्टर है। इसके अंदर कई अब अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर हम किसी चैप्टर दे रखा है बुक के अंदर तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें, क्योंकि हमें नहीं पता अगर 3-4 पहले वाले जो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं ना 3-4 सालों से, उनके अंदर तो ये चैप्टर नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है आने वाले में या कोई कथन कारण के अंदर एक आधा पॉइंट दे दे, तो एक चैप्टर की वजह से हमारी वो लाइनें मिस ना हो जाए। इसलिए हम एक बार इसकी क्विक रीडिंग कर लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो पहला जो इसके अंदर पॉइंट बताया है वो बताया लो स्तंभ के बारे में। ये लो स्तंभ कहाँ पे है? दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। ठीक है, भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर और वजन है 3 टन का है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसके बनने के समय की भी हमें मतलब जानकारी जो है इसके ऊपर एक अभिलेख लिखा हुआ है, जिसके अंदर एक चंद्र नाम के शासन का वर्णन किया है जो कि गुप्त वंश का शासन था। उस जो अभिलेख लिखा है इस लौह स्तंभ के ऊपर, उसी के द्वारा हमें ये सारी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब ये पॉइंट तो इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है ईंट, पत्थर और इमारतें वो किस प्रकार की थी। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ, इसके अंदर मैं सिर्फ वही चीज आपको बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक तो पूरा इम्पोर्टेंट है यहाँ तक का। अब जो नेक्स्ट जो मैं लाइन अंडरलाइन करवाऊंगी बस वही इंपॉर्टेंट है, उसके आगे पीछे अगर आप ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। स्तूप जो होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, गोल, कभी लंबा, छोटा, बड़ा हो सकते हैं। स्तूप के अंदर क्या होता है ये मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। ये जैसे एक स्तूप होता है, जैसे गोलाकार कोई भी स्तूप बना दिया, इस स्तूप के अंदर ये प्रवेश द्वार होते हैं और इसके अंदर एक बॉक्स रखा जाता है। इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, जिसका भी वो स्तूप बनाया गया है उस व्यक्ति की चीजें इसमें रखी जाती हैं, उसके शरीर के अंगों को इसमें रखा जाता है। ठीक है, या फिर उसके द्वारा जो यूज की गई चीजें थी उनको इसके अंदर रखा गया, या उसने कोई उपदेश वगैरह दिया है तो उसके जो पुस्तक थी कोई कोई भी लेख है उसका, उसको भी इसके अंदर क्या है रख दिया जाता था। इसी को स्तूप बोलते हैं। फिर इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? एक रीलिंग लगा देते हैं, उसको सेव करने के लिए रीलिंग लगा दी जाती है, ये स्तूप होता है। इसके अंदर सिर्फ ये बता रखा है और कुछ नहीं बता रखा है, तो और करने की जरूरत नहीं है आपको। एक परिक्रमा होती है वगैरह ये होती है, इनको पढ़ने के बीच में एक गर्भगृह होता है उसके अंदर मूर्ति रखी जाती है, तो ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप आ जाओ। हाँ, एक ये देख लेना, एक महाबलीपुरम के अंदर मंदिर बनाया गया है जो कि एकाश्मक मंदिर है। एकाश्मक पत्थर मंदिर क्या होते हैं? जो कि एक ही पत्थर को काटकर पूरा मंदिर बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम एकाश्मक मंदिर बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें ना, ये जो बता रखे हैं ये सारे स्तूप ही दिखा रखे हैं अलग अलग तरह के, तो आप ये तो देख लिए। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर इसके अंदर क्या बताया है कि स्तूप और जो मंदिर होते थे वो किस प्रकार से बनाए जाते थे। ठीक है, कैसे बनाए जाते थे स्तूप और जो मंदिर होती है वो कैसे बनाए जाते थे, स्तूप और जो मंदिर होते थे वो कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या बताया है, स्तूप और मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है, इसीलिए आमतौर पर राजा और रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना होता था, उसके बाद में फिर मंदिर या स्तूप बनाने के लिए सोच विचार किया जाता था। जिस स्थान पर मंदिर को बनाना है वहां पर शिलाखंड को लेके जाते थे।
जहाँ पत्थरों को काट-छाँट कर तराशने के बाद में खंभों, दीवारों के चौखटों, फर्श और छतों का आकार दिया जाता था। यानी कि कौन से पत्थर को कहाँ पर हमें बनाना है, किस चीज़ में यूज़ करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसको आकार दे देते थे। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। यानी कि जैसे छत का पत्थर है, तो उसके छत के ऊपर रखना काफ़ी मुश्किल के काम था। जैसे कोई फर्श का कोई डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को उस पत्थर के अंदर जोड़ना काफ़ी मुश्किल का काम होता था। ठीक है? अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या बताया है? अच्छा, कि इस तरह के जो शानदार हमें क्या देखने को मिलते हैं, इसके अंदर देखो क्या है, इस तरह की जो शानदार ढांचों का निर्माण शिल्पकारों को सारा धन मतलब जो राजा-रानी सारा धन खर्च किया करते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूप या फिर मंदिर में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लेके आते थे, उसमें इमारत की सजावट की जाती थी। यानी कि जो भी किसी ने गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, उसको मंदिर के अंदर ही उसका यूज़ कर लिया जाता था। ठीक है? मंदिर के अंदर ही उसका क्या कर लेते थे, यूज़ कर लिया जाता था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों ने संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाला, इत्र बनाने वाला, लोहार, सुनार और स्त्री पुरुष शामिल थे। पता है, यहाँ उपहार का मीनिंग है जिस व्यक्ति को जो भी काम आता था, ठीक है? वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर वो काम कर लेता था, वो उसका क्या है वहाँ पर उपहार हो जाता था। जैसे अगर कोई कारीगर है तो वो वहाँ पर कोई गेट बना देगा, अगर कोई लोहार है तो वो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ बनाए जो कि मतलब कि एक यादगार के रूप में रह सके, इस प्रकार का काम किया जाता था। जिसके नाम क्या है खंबो, रेलिंग और दीवारें जिन्होंने भी इसके ऊपर काम किया था इन्हें बनाने के लिए, तो वहाँ पर इन मंदिरों में, स्तूपों में उनके नाम लिखे गए थे। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में योगदान दिया होगा। इसी प्रकार से इसके अंदर जो दिया है चित्रकला के बारे में दिया है। तो चित्रकला क्या होती थी? यानी कि जो किसी भी स्थान के ऊपर हमें अलग-अलग प्रकार की चित्रकलाएँ देखने को मिलती है। तो इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, ये अजंता का जो टॉपिक है ये ध्यान में रखना अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र के अंदर है ये। इसके बाद में है पुस्तकों की दुनिया, यानी कि जो पुस्तकों की दुनिया है इसके अंदर कितना वर्णन किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है पुस्तकों की दुनिया के अंदर। ये देखो, इस युग में कई प्रसिद्ध क्या है महाकाव्यों की रचना की गई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं के अंदर स्त्री पुरुषों की वीर गाथाओं और देवताओं से जुड़ी हुई कथाएँ हैं। 1800 साल पहले ये ध्यान में रखना ये बात 1800 साल पहले एक तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, यानी कि शिल्पाधिकारम क्या है? तो एक तमिल महाकाव्य है जो कि 1800 साल पहले लिखा गया था। जिसके अंदर क्या है ये है जिसके अंदर कोवलम नाम का एक व्यापारी था, उसकी जो प्रेम कहानी दिखाई गई है। इसके अंदर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कोवलम नाम का एक व्यापारी था जिसकी एक नर्तकी माधवी है, उसके साथ में प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है शिल्पाधिकारम के अंदर। इसके अंदर क्या है, एक दूसरा और ध्यान में रखना मणिमेखलम है। मणिमेखलम कब लिखा गया है? 1400 साल पहले लिखा गया है। इसके अंदर कोवलम की और माधवी की जो बेटी है, उन दोनों की कहानी दी गई है। पता चल गया? एक तो क्या है एक तो जो है वो शिल्पाधिकारम है और जो दूसरा है वो कौन-सा है मणिमेखलम है। मणिमेखलम 1400 वर्ष पहले लिखा गया है जिसमें कोवलम की और माधवी की बेटी की कहानी है। लेकिन जो शिल्पाधिकारम है वो 1800 साल पहले लिखा गया है जिसके अंदर किसकी कहानी है कोवरम की और एक जो माधवी नाम की नर्तकी है उन दोनों की कहानी दी गई है इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट देखो इसमें ये क्या बताया गया है कि पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण यानी कि जो पुरानी कहानियाँ होती थी, जो कविताएँ थी या किताबें थी, उनको सेव कैसे रखा गया है, ठीक है? हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलन में थी, इसी काल में लिखी गई थी। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्राचीन या फिर पुराना। पुराणों में क्या है विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी-देवताओं से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। इसमें इन देवी-देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इनके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में कहानियाँ दी गई हैं। अधिकतर पुराण सल संस्कृत श्लोक में लिखे हुए हैं, जिसमें जिनसे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इनको सुन सकते थे।
इसके अंदर सिर्फ पता है क्या बताया, रामायण की और ओवरऑल ये कहानियाँ दी गई हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसके अंदर समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो आप खुद पढ़ लो इसको, ठीक है। आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ हैं, तो इसके अंदर क्या है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक बंदर की कहानी दे रखी है। हाँ, ये वाला टॉपिक देखो, यहाँ से टॉपिक है। ये जो सारी चीज़ें ना पहले मैंने बताई है, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाली चीज़ें हैं, वन टाइम रीडिंग की। अगर आप लेना चाहो, एक बार पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आप नहीं पढ़ना चाहो तो आप मतलब उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने पहले ही बता दिया, इस चैप्टर के अंदर हम एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन मेन चीज़ें सिर्फ वो ही कवर करेंगे। जो चीज़ें आ सकती है, जो चीज़ें पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है, तो उसको हमें कवर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप फ्री हो, आपके पास में टाइम है, तो आप वन टाइम रीडिंग कर सकते हो। जो टॉपिक मैंने छुड़वा दिया है, बाकी टॉपिक जो मैंने करवा दिया है, उसको तो आपको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतनी अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है? तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो क्या बताया, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो है, उसमें संस्कृत के अंदर एक आर्यभट्टी नाम की पुस्तक लिखी है। उन्होंने लिखा कि दिनों रात पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता हमें क्या लगता है, रोज सूर्य निकलता है और सूर्य डूबता है, लेकिन होता क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। ये सारे टॉपिक हम ज्योग्राफी के अंदर भी करेंगे। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगातार लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। जैसे शून्य का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों के द्वारा अपनाई गई और तब तब यूरोप के अंदर फैल गई थी, और फिर पूरी दुनिया ने इसका यूज किया गया था। इसके अंदर ये कागज के आविष्कार, ये भी देख लेना, ठीक है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये दे, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन करवा दी है। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह से लिखने के लिए भी हम कागज का उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब कब हुआ था, 1900 साल पहले हुआ था। लून नाम का एक व्यक्ति था, कहाँ पे, चीन का था, वह उसने किया था। उसने पौधों के रेशे, कपड़ों और रस्सियों, पेड़ों की छाल को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उन्हें पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ में कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया के अंदर पहुंच गई थी, ठीक है। इसके तुरंत बाद में यह जापान के अंदर, फिर कोरिया चाइना के अंदर आई। चाइना से कहाँ पर गई, कोरिया के अंदर गई। कोरिया से जापान में गई, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बगदाद गई। बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अंदर फैल गई थी। इस प्रकार से क्या है, पूरे महाद्वीप के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कागज का आविष्कार देखने को मिला। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, चाइना से हुई थी। जो भी देखो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने इसके अंदर आपको सारे बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें एक और देखना, स्तूप निर्माण कब शुरू हुआ, 2300 साल पहले है। अमरावती का साल 2000 पहले है। कालिदास ने 1600 साल पहले की थी। और ये इनकी लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर है, अजंता की गुफाएं हैं। ये कब से जुड़ी हैं, 1500 साल पहले से। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले से। तो ये भी आप कर लेना। जो भी चीज देखो इस चैप्टर में पूछे जाने की संभावना है, वो मैंने आपको अंडरलाइन करवा के कवर करवा दी है। जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, वन टाइम रीडिंग का है, तो आप उसकी खुद भी रीडिंग कर सकते हो, अगर आप फ्री हो, आपके पास में टाइम है तो। मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर एक चीज को, मतलब समझाने वाली चीज अलग है, हर एक चीज को रीडिंग वाली चीज जो है वो मैं इसमें इस चैनल के ऊपर नहीं करवा सकती आपको। क्यों? क्योंकि उतना ही वीडियो जो है वो ज्यादा लंबा बन जाता है, जिसके कारण बच्चों को अपना टॉपिक कवर करने में ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हमारा जो टारगेट है वो टू द पॉइंट स्टडी करने का है, यानी कि कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को कवर करना। और ये हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी जो है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है आज, ठीक है। कल हम देखते हैं, या तो हम 7th क्लास की हिस्ट्री को शुरू करेंगे, या फिर अगर हम 7th क्लास की हिस्ट्री को शुरू ना किया तो हम 6th क्लास की ज्योग्राफी जो है वो पहले कवर करवा देंगे। उसके साथ ही बस थोड़ा वो टाइम है, उसके बाद में कुछ ही टाइम में हम सीडीपी के टॉपिक भी शुरू करेंगे। ओके, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई क्लास अपलोड की जा रही है वो आपको सबसे पहले देखने को मिले, उसका नोटिफिकेशन आए। ओके।